हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं धराली की धरती से। जिस तरह से प्रलय आया 5 तारीख को, उसने हिला के रख दिया। ऊंचाई से इसलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि इस विनाशकारी आपदा में कितने घर, कितने होटल जो हैं वो पूरी तरीके से बह गए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऊंचाई से देखिए कि बड़ी संख्या में ये जो आप पूरा पैच देख रहे हैं, यहां पर धराली जैसा शहर बसा करता था। अब ये पूरी तरीके से मिट्टी हो चुका है। जो आप साइड में देख रहे हैं घर, और वो देखिए एक 2 मंजिला इमारत थी, वो पूरी तरीके से उसकी सिर्फ छत दिखाई दे रही है। और उसके बगल में आप देखिए बड़े होटल्स जो हैं वो इसी मिट्टी के अंदर जमींदोज हो चुके हैं। देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे हेलीकॉप्टर से जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको यहाँ से हेलीपैड के जरिए जो है वहां से लेकर के सीधे जो है गंगवानी से आगे पहुंचाया जा रहा है, भटवारी तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार उनको बचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। आपको हम पहले भी तस्वीर दिखा चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये दरअसल कई तरह के होटल, घर, तमाम तरह के दफ्तर भी यहाँ पे होंगे और कई चीजें होंगी। जो एक तरह से शहर एक तरह से बसता है वैसे। और यहाँ पर कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना बड़ा मलबा, इतना ज्यादा मलबा जो है यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। कम्युनिकेशन एकदम बंद हो चुका है। कम्युनिकेशन का कोई भी यहाँ पर आधार अभी नहीं है। धीरे धीरे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त को आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज चौथे दिन भी जारी रहा। मौसम ने कई बार साथ दिया और कई बार छोड़ दिया, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगातार निगरानी होती रही और हेलीकॉप्टर उड़ते रहे और खाद्य रसद सामग्री भेजी जाती रही। जो कल टीमें लगाई गई थी उनको रिप्लेस करने का काम भी दिन भर होता रहा। लेकिन धीरे धीरे से बारिश चलती रही और गंगनानी से आगे जो एक वैली ब्रिज है उसे बनाने की शुरुआत भी हुई, लेकिन बारिश बाधा बनकर खड़ी हो गई। अब फिर से उसका पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। जल्द ही वो मार्ग खुलने के बाद राहत आपदा का जो एक अभियान चल रहा है उसमें तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे कैंप किए हुए हैं और बड़े अधिकारियों के यहाँ रहने से ऑपरेशन और तेजी से चल रहा है। इसी के साथ ही जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं भारत सरकार की, एयरफोर्स हो, आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो स्टेट की एजेंसी हैं, तो वो भी सब वहाँ पर तमाम राहत आपदा के बचाव कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। तो उम्मीद ये है कि कल भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हवाई मार्ग से जो रसद पहुँचाई जा रही है, अब तक 20 टन सामग्री वहाँ पर पहुँचाई जा चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर मौसम अनुकूल रहता है तो लगातार इस ऑपरेशन में तेज़ी आएगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। और हरसिल से लेकर धराली तक जितना भी नुकसान हुआ है वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें पहुँच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। चुनाव आयोग ने चुनाव के दरमियान सेवा देने वाले अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का न सिर्फ पारिश्रमिक बढ़ा दिया है बल्कि मानदेय और भत्ते को भी बढ़ा दिया है। और इसकी शिकायत काफ़ी दिनों से कर्मचारी और अधिकारी करते थे कि चुनाव आयोग के द्वारा जो पहले से निर्धारित है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दरमियान उन्हें कई दिन तक ड्यूटी देनी होती है और वो भी अपने घर से बहुत दूर जाकर उन्हें वहाँ रुकना पड़ता है और अपनी सेवा देनी पड़ती है। लिहाजा इसे बढ़ाया जाना चाहिए। कर्मचारियों की इस मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। उसमें पीठासीन अधिकारी हों या मतदाता कर्मी हों या फिर मतगणना के दरमियान जो अधिकारी ड्यूटी पर रहते हैं या चुनाव के दिन जो लोग भी बूथ पर सेवा देते हैं और उसके बाद जिनकी सेवाएं ली जाती हैं, सब लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और यही नहीं, भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी जिस दिन चुनाव होता है और उसके बाद तक उसके भी मानदेय और भत्ते को बढ़ा दिया गया है। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस वक्त हम मां सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो इसके पुनर्विकास का कार्य जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये भव्य मंदिर है अब यहाँ पर बनकर तैयार होगा। ये गर्भगृह की भी हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो ये तस्वीर है, पहले हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। माँ सीता का जो ये गर्भगृह है जहाँ पर खुद थोड़ी देर पहले अमित शाह ने पूजा किया था, साथ ही साथ तमाम लोगों ने भी पूजा किया था। ये
वो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के पुनर्विकास के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो देश के गृह मंत्री हैं वो दोनों यहाँ पर पहुँचे थे। 882 करोड़ की लागत से जो ये मंदिर है इसका पुनर्विकास होने वाला है और ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो किस तरीके से ये मंदिर जो है ये भव्य मंदिर अब बनने वाला है। माँ सीता की ये जननी है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात की जो 882 करोड़ इसमें खर्च होने वाले हैं उसमें कई अलग अलग चीज़ें जो हैं ये बनने वाली हैं। इस वक्त हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मंदिर परिसर है और ये वही मंदिर परिसर है जहाँ पर थोड़ी देर पहले अमित शाह जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे थे और जो बातें जो वादे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने की थी अब वो पूरा करने की बात उन्होंने की है। उन्होंने साफ कहा है कि सबसे पहले यहाँ पर जो भव्य मंदिर है वो बनाया जाएगा कि 2028 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। जिस आर्किटेक्ट ने भगवान राम का मंदिर बनाया उसी आर्किटेक्ट के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, सीतामढ़ी। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर एक बार फिर हमला हुआ है। इस बार 25 राउंड फायरिंग कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर किया गया है। इस वक्त हम कपिल शर्मा के घर DLH एनक्लेव के बाहर मौजूद हैं। मुंबई के अंधेरी स्थित ये कपिल शर्मा का घर है जहां पर कपिल शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। आप बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों नाम के एक शख्स ने ली है जो कि सोशल मीडिया के नाम से उसने इस बात की जानकारी दी है। गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि कपिल शर्मा को उसने फ़ोन किया था, कपिल शर्मा को रिंग सुनाई नहीं दी फ़ोन की, इसलिए उसने कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े पर यह हमला करवाया है। अगर आगे भी कपिल शर्मा ने उसको इग्नोर किया, उसके फ़ोन नहीं उठाए तो फिर ये जो हमला है वो मुंबई में होगा। कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को एक बार फिर धमकी भरा कह सकते हैं कि फायरिंग कराई गई। बाद में धमकी भरा एक मैसेज भी सोशल मीडिया के जरिए दिया गया। अब बता दें कि कपिल शर्मा यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और जब से ये हमला हुआ है तब से लगातार पुलिस यहाँ पर बीच बीच में आती रहती है। यहाँ पर बीच में जब पुलिस पहुँची थी तो पुलिस ने ये जांच की थी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। पिछली बार जब 10 जुलाई को कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े जो कि कनाडा में है वहाँ पर जब हमला किया गया था तब भी पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी थी और अब एक बार फिर से पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर बीच बीच में पहुँच रही है ये देखने के लिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरह का है। कि कपिल शर्मा का शो जहाँ पर होता है वहाँ पर भी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो कड़ी कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बनी फिल्म आज देश भर के करीब 4500 सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। उदयपुर जहां पे ये घटना हुई वहां कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े जो तमाम लोग थे वो इस फिल्म को देखने पहुंचे, लेकिन ख़ास तौर पे जो टेलर कन्हैयालाल थे उसके दोनों जो बेटे थे वो एक सिनेमाघर के अंदर फिल्म देखने पहुंचे। उदयपुर पुलिस की तरफ से इस दौरान कड़ी सुरक्षा भी विरोध को देखते हुए, जो एक संभावित विरोध माना जा रहा था उसको देखते हुए की गई थी। इस दौरान एक फ़ोटो लेके कन्हैयालाल का जो फ़ोटो था वो बाकायदा लेकर जो दोनों बेटे थे वो थिएटर तक पहुंचे और एक बाकायदा जो खाली चेयर थी उस पर उस फोटो को रखा गया। यहाँ तक कि जब फिल्म के अंदर वो एक सीन आता है जब गर्दन काट दी जाती कन्हैयालाल की, उसे लेके दोनों बेटे रोते हुए दिखाई दिए। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने कहा कि 3 साल से वो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं और अब उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी हमारे देश में, क्योंकि एक तो किसी तरह मेरे पिताजी को उस समय मार दिया गया, ठीक है, उसके बाद उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद जब एक मूवी आ रही है पूरे देश को दिखाने के लिए कि किस तरीके से, किस सोच के ज़रिए आतंकवादी विचारधारा के तहत पाकिस्तानियों के जुड़ाव के साथ मेरे पिताजी को मार दिया गया था, और मूवी में भी वही सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से आतंकवादियों ने साजिश करके मेरे पिताजी को मारा। पर इसी के अगेंस्ट पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, क्या सहानुभूति है आतंकवादियों से। लंबे विरोध के बाद में रिलीज़ को लेकर लगातार विरोध देखा गया, स्टे लगे, लेकिन आखिरकार उदयपुर फाइल्स फिल्म आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने संभल की जिला अदालत में उनके खिलाफ
चल रही कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दरअसल जियाउर रहमान बर्क की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उनके खिलाफ जो मामला है और जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसको चुनौती दी थी। तो फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निचली अदालत है उसकी सुनवाई और कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब तलब भी किया है और अगली सुनवाई की डेट जो है वो 9 सितंबर को तय की है। तो अब 9 सितंबर तक एक तरह से कह सकते हैं कि सपा सांसद को बड़ी राहत मिली है। तब तक उनके खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी और एक तरह से जिस तरह से संबल हिंसा मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी उससे उनको राहत मिल गई। अब देखना ही होगा कि 9 सितंबर को जब इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तो कोर्ट का क्या वही रुख रहता है जिस तरह से आज उनको राहत मिली है, और अगर कोर्ट उनके दलीलों से सहमत नहीं होता है तो एक बार फिर से जिस तरह से उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और सरकार चूंकि जवाब दाखिल करेगी इस पूरे मामले में, अगर कोर्ट को ये लगेगा कि सरकार की दलीलें ठीक हैं और सरकार ने जिस तरह से उनको संबल हिंसा का आरोपी बनाया है उसमें सरकार के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो एक तरह से सपा सांसद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ जाएंगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ एएमयू कैंपस में पिछले एक सप्ताह से फीस वृद्धि को लेके छात्रों के द्वारा बाबे सैयद के पास चल रहे धरना प्रदर्शन को लेके आज जो है अचानक जब कुछ छात्रों के द्वारा यहाँ एएमयू कैंपस के बाबे सैयद गेट पे, मैं देखिए कैमरा पसंद करूँगा, ये देखिए बाबे सैयद गेट है। यहाँ देखिए छात्रों के द्वारा आज जुमे का दिन था तो नमाज पढ़ना शुरू किया गया और उसी दौरान जो है जो प्रोक्टोरियल टीम और एएमयू के जो छात्र यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच जो तीखी नोक झोंक और धक्का मुक्की होने लगी और इसको लेकर के एएमयू प्रशासन के द्वारा जब यहाँ लोकल पुलिस और प्रशासन को जब बुला लिया गया कि सड़क पर नमाज हो रही है, इसको लेके पुलिस के द्वारा जो नमाज पढ़ने से जब छात्रों को रोका गया तो उस दौरान पुलिस की भी काफ़ी देर तक तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद जो पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद एएमयू के तमाम छात्र उग्र हो गए और लगातार जो है यहाँ पे जो है एएमयू प्रशासन के खिलाफ छात्रों के द्वारा नारेबाजी की जा रही है। अब देखना होगा जिस तरह से छात्रों के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के तमाम जो तमाम विश्वविद्यालय हैं उनके भी तमाम छात्र के जो है कहीं कहीं लोग यहाँ आके कहीं कहीं जो है उनको समर्थन दे रहे हैं और इसको लेके कहीं कहीं आंदोलन अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि ये आंदोलन फीस वृद्धि को लेके छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है, ये कब तक चलेगा और कब तक एएमयू प्रशासन और छात्रों के बीच ये लड़ाई थमेगी, आने वाला समय बताएगा। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरन सिंह। अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर के अब चमड़ा उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर कानपुर से चमड़ा अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है और तमाम छोटे बड़े कारखाने यहाँ पर संचालित होते हैं जहाँ पर तमाम मजदूर काम करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक कानपुर या यूँ कहें कि सेंट्रल रीजन से तकरीबन 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और 10,000 लोग यहाँ पर चमड़े के कारोबार से जुड़े हुए हैं जिनके कारोबार पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से अब 50% टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। ऐसे में चमड़ा कारोबारी हमारे साथ में उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का असर वो चमड़ा कारोबार पर पड़ने वाला है। हमारे साथ सीएलई के पूर्व चेयरमैन उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने की बात की है भारतीय गुड्स पर। ये एकदम बचकाना हरकत है ट्रंप की। 50% टैक्स जो है कोई भी प्रोडक्ट का लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना इनका 30% है, पाकिस्तान पे 20% है, तो हमारा प्रोडक्ट ही इतना महंगा हो जाएगा कि वहाँ न बिकेगा ना हम बेच पाएंगे। माना जा रहा है कि कानपुर का ये उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित होगा। हालांकि एक्सपोर्टर्स का कहना ये है कि सरकार को अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहिए, वे अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम वो लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके सामने बेरोजगारी का संकट पैदा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट तासिफ शाह, शेमती बारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।
मई के महीने में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया था। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला था इसमें बीएसएफ ने एक अहम रोल जो है वो अदा किया था। ऐसे में आज जब रक्षाबंधन का मौका है तो आज बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को एक अनोखा राखी के रूप में तोहफा देने के लिए यहाँ पर जो अलग अलग जगह के स्कूल के बच्चे हैं वो पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ी राखी जो है वो यहाँ पर बीएसएफ जवानों के लिए बनाई गई है और इस राखी के अंदर यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और सभी यहाँ पर जो अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो इस राखी को लेकर यहाँ पर आए हैं। बीएसएफ के जवान हमारे साथ हैं। सर, ये राखी आपको दी गई है तोहफे के रूप में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में हैं और आप लोगों का ये प्यार है जो आप लोग यहाँ तक आए हैं और जो जवान घर से दूर हैं उनके लिए राखी भेजिए। लेकिन ये राखी मिलना, ऑपरेशन सिंदूर की राखी, बच्चों का प्यार इस तरीके से आना कैसा लगता है जो बीएसएफ के जवान? अच्छा लगता है। यहाँ पर जो वैसे हम अकेलापन महसूस करते हैं, अभी आप लोगों के साथ में यहाँ रह के आप लोगों को देख के, आप लोगों का प्यार देख के हमें अच्छा लगता है। जब भी यहाँ पर रक्षाबंधन होता है तो जम्मू के अलग अलग यहाँ पर इलाकों से बच्चे पहुँचते हैं, उनको राखी जो है वो बांधते हैं। लेकिन एक आज अलग तरह की राखी जो है वो उनको आज बॉर्डर पर यहाँ पर दी गई है। शाहनवाज खान, RS2 सेक्टर, जम्मू। राजधानी लखनऊ में 51 लड़कियां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं को राखी बांधने पहुंची हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि लड़कियां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के युवाओं से अपील कर रही हैं कि वो उनसे राखी बंधवाएं और वचन दें इस बात का कि अब कोई हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार नहीं होगी, उसे कोई टारगेट नहीं कर पाएगा। ये युवा जो हैं वो सब धीरे धीरे जो है दूसरी जगहों पर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में जाएंगे, उन लड़कियों से राखी बंधवाएंगे और उनको जो है जागरूक करेंगे किस तरह से लव जिहाद करके जो हिंदू लड़कियां हैं, जो सनातन धर्म की लड़कियां हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं छांगुर के मामले में उन्होंने कई खुलासे किए थे, जिसके बाद छांगुर के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई, बड़ा एक्शन देखने को मिला। तो अभी जो तस्वीरें यहाँ की हैं उसमें बड़ी संख्या में लड़कियाँ पहुँची हैं जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो लोग हैं उनको राखी बांधकर और जो है उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वो जाएं और दूसरी जो लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, उनको ये समझाएं, उनको समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाए। तो आज आप लोग क्या कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पूरे भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिंदू बच्चियों के साथ मतलब रेप करना और इनको उत्पीड़न करना और धर्मांतरण कराना, ये सब जो प्रक्रिया है उसके विरोध में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं जो हमारे जिहादी मानसिकता के लोग हैं कि अब हमारा भाई बहन का जो रिश्ता है, जो हिंदू हमारे भाई बहन हैं, सब लोग अलर्ट होकर के एकजुट रहें, ऐसी साजिशों का पर्दाफाश करें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ दिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। रक्षाबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी बहनों के लिए और उनके साथ एक व्यक्ति जो भी सफ़र कर रहा है उनका जो किराया है उसको माफ़ कर दिया गया है और आज से ही लगातार रक्षाबंधन के अगले दिन तक जो सेवा है वो शुरू रहेगी। नोएडा डिपो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 117 के आसपास जो बसें हैं वो लगाई गई हैं और अलग अलग शहरों के लिए मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, तमाम जो भी शहर हैं बदायूं तक बसों की जो सेवा है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू की गई है। और जो ARM है उनका कहना है कि जो भी यात्री हैं उन यात्रियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा और सुविधा का लाभ देने के साथ साथ अगर कोई महिला के साथ में उसके बच्चे हैं, उनके साथ कोई व्यक्ति है, उनको भी इस सेवा का पूरी तरीके से लाभ दिया जाएगा। तमाम जो तैयारियाँ हैं वो दुरुस्त करने का दावा नोएडा डिपो के अधिकारियों द्वारा किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 8 तारीख से सुबह 6 बजे से और रात्रि 10 तारीख को 12 बजे तक सभी में महिला यात्री, सभी बहनें और बेटियां, उनके साथ एक सहवर्ती भी फ्री किया है। हम मेरे यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ 188 का बेड़ा है तो 188 है, हम भरपूरी में चला रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक हम जहाँ तक का है सभी को हम अच्छे तरह से अवेलेबल करा पा रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टरों को ये हिदायत दे दी गई है कि इस स्कीम के तहत वो किसी भी बहन से जो रक्षाबंधन पर जा रही हैं उनसे किराया नहीं वसूलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा।
रक्षाबंधन ये वो पर्व है, इस पर्व पर जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए उनके घर जाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन पर, जो सबसे बड़ा स्टेशन गाजियाबाद का है। हर साल की तरह इस साल भी सरकार द्वारा दरअसल ये कहा गया है, यानी आज सुबह 6 बजे से लेकर और बात की जाए 10 तारीख रात्रि तक, मध्य रात्रि तक जो बहनें सफर कर रही होंगी उनसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही उनके साथ अगर उनके हस्बैंड भी होंगे तो उनसे भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ ARM आशु भटनागर जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, कितनी बसें यहाँ पर लगाई गई हैं और किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर, कितनी तैयारियां? हम सब देख ही रहे हैं कि इस बार बहुत ही हर्ष और उल्लास से हमारी माताएं बहनें अपने भाई के घर राखी बांधने जा रही हैं और इसके लिए परिवहन निगम पूरी तरीके से तैयार है। परिवहन निगम द्वारा एक्स्ट्रा बसों से एक्स्ट्रा ट्रिप संचालित करा जा रहे हैं। हमने पूरी फ्लीट अपनी लगा दी है। और जो तमाम महिलाएं हैं यहाँ देख सकते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ के पीछे की वजह यही है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है, जो पावन पर्व है, उसको मनाने के लिए महिलाएं अपने अपने घर अपने अपने भाइयों के यहाँ जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे हैं आप? कहाँ पर जा रहे हैं? खुर्जा। और भी महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आप मैम, आप भी अपने भाई के यहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, घर पे ही जा रहे हैं रक्षाबंधन मनाने। तो इस बार भी हर बार की तरह पैसे नहीं लिए जाएंगे महिलाओं से, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, धन्यवाद है मोदी जी को और योगी जी को। कहाँ जा रहे हैं आप? बरेली। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद कौशाम्बी बस डिपो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।